हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम सब ने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसमें देखा था हमने कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है ना, वो किस तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है ना। आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, क्योंकि आपको पहले ही पता है सिस्टम का मतलब जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन या स्ट्रक्चर मिल करके किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स कौन कौन आते हैं, है ना। तो इसमें जो पार्ट्स आता है उसमें सबसे पहला है ओवरीज, उसके बाद है ओविडक्ट, उसके बाद है यूटेरस, उसके बाद है सर्विक्स, उसके बाद है वेजाइना, उसके बाद है एक्सटर्नल जेनिटलिया और फिर है माइमरी ग्लैंड्स, है ना। तो हमें ये समझना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देख रहे थे कि कुछ ऑर्गन को हम कह रहे थे कि वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और कुछ ऑर्गन को कह रहे थे कि वो सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन है। तो हमें यह समझना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होंगे, तो ऐसा नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, है ना। तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, वो है ओवरीज। क्लियर। तो इसे हम क्या कह सकते हैं जी, इसे कह सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना। और बाकी जितना है उसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और इसके बाद है एक्सटर्नल जेनिटलिया या मेमरी ग्लैंड्स। तो हम बारी बारी से समझते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। इसके अंतर्गत तो ओवरी आता है, आप सबने देख लिया। इसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ओवरी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कह रहे हैं। जैसे इन केस ऑफ मेल हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को कह रहे थे, है ना। क्यों कह रहे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और वो सबसे बड़ा रोल क्या है, मेल गैमेट का बनना। जब तक मेल गैमेट नहीं बनेगा तब तक रिप्रोडक्शन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी फीमेल गैमेट यानी कि ओवम को बनाने वाला जो ऑर्गन होगा वो क्या होगा, वो होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इस तरीके से अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरी की बात करें तो ओवरी का काम क्या होता है, यह ओवम को बनाता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सॉरी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन ओवरी के द्वारा होता है। इसके अलावा फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन का फॉर्मेशन भी ओवरी के द्वारा ही होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहले अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, ओवम का फॉर्मेशन करना, है ना। और किसका फॉर्मेशन करना, फीमेल सेक्स हार्मोन। क्लियर। और ये फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर। ये दोनों का फॉर्मेशन करता है ओवरी। अब देखिए इसके बाद हमें क्या समझना है, ये ओवरी रहता क्या है। जैसे इन केस ऑफ मेल हम देख रहे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वन पेयर टेस्टिस, और ये कहाँ था, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर था, है ना। लेकिन ओवरी के केसेस में ये इंट्रा एब्डोमिनल है, यानी कि ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है ना। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। जैसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 10th क्लास से पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम देखें इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो इस तरीके से हमें ये ओवरी दिखाई देगा, है ना। ये जो पार्ट्स है ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है। इस तरह से ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब इसको हम कह सकते हैं, इधर भी इस तरीके से ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। और ये वो लोकेशन है जिस जगह पर क्या होता है, ओवरी। ठीक है। अब हमें ये समझना है कि ये ओवरी जुड़ा हुआ किसके साथ है, ये अटैच किसके साथ है। तो ओवरी को हम देखेंगे एक तरफ जो जुड़ा हुआ है इस स्ट्रक्चर के वॉल के साथ, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूटेरस, जिसके बारे में हम और आगे डिटेल से जानेंगे। तो ओवरी जो है यूटेरस के वॉल के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरे तरफ से ये बॉडी वॉल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और एक तरफ से ये यूटेराइन वॉल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और इसके जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीगामेंट्स। तो आपने देख लिया कि ओवरी है कहाँ, ये
एब्डोमिनल कैविटी में अंदर की तरफ है ना। और ये जुड़ा हुआ किस चीज से है, तो एक तरफ ये जुड़ा हुआ है यूटेराइन वॉल से और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है बॉडी वॉल से। और इसको जोड़ने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है, लिगामेंट, जो इसको जोड़ने का काम कर रहा है ना। अब देखते हैं इस ओवरी का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की है किस तरीके का है। सबसे पहले अगर हम इसके सबसे आउटर पार्ट की बात करें तो आउटर पार्ट में हम इसे क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं टूनिका अल्बुजिनिया, है ना। इसको टूनिका अल्बुजिनिया कह सकते हैं। और एक्चुअली ये है क्या बाहर का लेयर, तो ये है एपिथेलियम का लेयर जो प्रोटेक्टिव पर्पस से है, इसका प्रोटेक्शन करेगा। इस तरीके से आपने देखा कि ओवरी का जो सबसे आउटर मोस्ट कवर होगा वो एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू से घिरा हुआ होगा, जिसको हम उस लेयर को हम कह सकते हैं टूनिका अल्बुजिनिया, जो प्रोटेक्टिव पर्पस से है, वो प्रोटेक्शन के लिए है ना। इसके बाद अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़े तो सबसे पहले इसमें आपको दिख रहा है ब्लड वेसल्स, जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट का सप्लाई करेगा पूरी तरह से, जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी उसका सप्लाई यही करेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस हम देख सकते हैं, ओवरी के अंदर बहुत सारे स्टेजेस देख सकते हैं ना। वो स्टेजेस क्या है, तो अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो इसको ओवम बनाने का काम है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाने का काम है ना। तो ये सारी चीजों को बनने के लिए इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसका अलग अलग स्टेज होता है, ये बदलते रहता है। सबसे पहले जब कोई फीमेल बेबी यूटेरस के अंदर डेवलप होती रहती है ना, तो उसके जो बेबी यूटेरस के अंदर डेवलप हो रही है, उस बेबी के ओवरी के अंदर, उस फीमेल बेबी के ओवरी के अंदर मिलियन ऑफ ऊगोनिया का फॉर्मेशन हो चुका होता है बर्थ से पहले। बर्थ के बाद एक भी नए ऊगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो बनने के बाद वो जो है डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। डोरमेंट स्टेज का मतलब आप समझ सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई एक्टिविटीज नहीं होगी या कोई चेंजिंग नहीं आएगा उसमें, कुछ समय के लिए उसका स्ट्रक्चर फिक्स वैसे ही पड़ा हुआ रहेगा, है ना। तो वो जो डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहता है उसको हम लोग कहते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। तो ओवरी के अंदर बहुत सारे प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, जो कब बना, जब फीमेल बेबी यूटेरस के अंदर डेवलप हो रही थी, उसी टाइम इसका फॉर्मेशन हुआ था, है ना। इसमें से क्या होता है कि हर एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल महीने में एक बार, मतलब एक मंथ में एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल, या कह सकते हैं 28 या 29 डेज के इंटरवल पर एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होने लगता है। तो ये डेवलप होकर बदल जाता है किसमें, प्राइमरी फॉलिकल में। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या है एक्चुअली, ये कुछ सेल का क्लस्टर्स है जिसमें बहुत सारे सेल आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। दिख रहा है आपको ये प्राइमरी फॉलिकल, यहाँ भी क्लस्टर्स ऑफ सेल है। इसमें क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल में, इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है और इसका जो एक सिंगल सेल होता है वो सिंगल सेल इनलार्ज्ड होने लगता है, वो बड़ा होने लगता है, और उसके चारों तरफ जो है वो छोटे सेल्स का जो क्लस्टर था वो उसके सराउंडिंग्स, उसके चारों तरफ स्टोर होने लगते हैं, है ना। तो इस तरह से जब इसके एक सेल, सिंगल सेल जब इनलार्ज्ड होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तब उस छोटे सेल के साथ वो जो सेल ग्रो किया उसके साथ जो सेल का क्लस्टर है उसके चारों तरफ, इसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, फीमेल के अंदर क्या था, ओवरी के अंदर प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो डोरमेंट स्टेज में था, लेकिन हर 28 डेज के इंटरवल पे ये क्या हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है, और डेवलप होकर क्लस्टर्स ऑफ सेल के फॉर्म में एक सिंगल जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल में बदल रहा है, और उस क्लस्टर्स को क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। फिर इसमें एक सिंगल सेल इनलार्ज्ड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और उसके सराउंडिंग्स बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, सेल के बहुत सारे छोटे सेल्स हैं, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद जब इसमें और सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं, टर्शियरी फॉलिकल। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्म में। क्लियर है। तो ग्राफियन फॉलिकल को थोड़ा डिटेल से हम समझते हैं, सीक्वेंस समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या था, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, है ना। ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे, है ना। तो ग्राफियन फॉलिकल में अगर सबसे बाहर की तरफ देखें, है ना, तो सबसे बाहर की तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल हैं। फॉलिक्यूलर सेल जो दो लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं एक्चुअली। तो जो बाहर वाला लेयर होगा इसको क्या कहेंगे, थीका एक्सटर्ना। क्या कहेंगे इसे,
थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर का लेयर होगा इसे क्या कहेंगे, थीका इंटरना, है ना। तो ये दोनों लेयर समझ में आ रहा है। बाहर की तरफ फॉलिक्यूलर सेल है, यहाँ पर भी फॉलिक्यूलर सेल था बहुत सारा। तो ये फॉलिक्यूलर सेल दो लेयर बना रहे हैं। बाहर वाला जो लेयर है उसे क्या करें, थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाला जो लेयर है उसे क्या करें, थीका इंटरना। ये हो गया क्लियर। इसके बाद अब बीच में आइए। इस लेयर के बाद अंदर कैविटी है, खाली जगह है, और इस खाली जगह या कैविटी को हम क्या करें, एंट्रम। ध्यान दीजिए, इस कैविटी को क्या कहते हैं, एंट्रम। एक्चुअल में ये कैविटी जो है वो वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है, ये इम्पटी नहीं है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है ना। और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर फ्लूइड, या फिर उसको कह सकते हैं लीकर फॉलिक्यूली। क्या कह सकते हैं, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको, ये एक्चुअली वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर फ्लूइड, या फिर कह सकते हैं लीकर फॉलिक्यूली। ध्यान रहे, इस वैकेंट स्पेस को क्या कहते हैं, एंट्रम। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको कहते हैं फॉलिक्यूलर फ्लूइड या लीकर फॉलिक्यूली, है ना। अब देखिए इसके बाद आप देख रहे हैं इस सेंट्रल रीजन में एक सेल है, और इस सेंट्रल रीजन में जो सेल है, इस सेल को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte। सेंट्रल रीजन में जो सेल है इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte। और इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स दिखाई देंगे, इसके चारों तरफ, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, अटैच है एक्चुअली, है ना। तो ये जुड़े हुए जो फॉलिक्यूलर सेल है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस, है ना। डिस्कस प्रोलीजेरस जो है ये कौन सा फॉलिक्यूलर सेल है, जो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। अब देखिए, ये जो एंट्रम है, कुछ जगह पर इस एंट्रम में कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स, यहाँ पर कुछ सेल्स हैं, है ना। और ये सेल क्या कर रहे हैं जी, ये बाहर का जो लेयर फॉलिक्यूलर सेल है और अंदर का जो फॉलिक्यूलर सेल है, इसके बीच में आकर के इस सेकेंडरी oocyte को एक फिक्स पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिक्स जगह पर उसको स्टेबल किए हुए, है ना। तो ये स्टेबल करने के लिए इस लोकेशंस में जो आपको सेल दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको जर्म हिल कहते हैं, या क्यूमुलस ऊफोरस कहते हैं। तो क्यूमुलस ऊफोरस या जर्म हिल क्या है आपको पता है, ये सेकेंडरी oocyte के जगह को फिक्स कर रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो इस तरीके से आपने ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखा। एक बार फिर से इसको क्लियर करते हैं। ये बाहर से फॉलिक्यूलर सेल से घिरा हुआ है, जो फॉलिक्यूलर सेल दो लेयर बना रहे हैं, बाहर वाले लेयर को थीका एक्सटर्ना, अंदर वाले को थीका इंटरना। जो कैविटी खाली है उसको क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं एंट्रम, है ना। और एंट्रम में फ्लूइड भरा हुआ है, ये पूरी तरह से वैकेंट नहीं है, और इस फ्लूइड को क्या करें, फॉलिक्यूलर फ्लूइड, या फिर इसको लीकर फॉलिक्यूलाई कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर सेंट्रल रीजन में हम देखेंगे तो एक सेल है जिसे हम क्या करें, सेकेंडरी oocyte, जिसके बारे में हम और आगे डिटेल से जानेंगे, है ना। तो ये सेकेंडरी oocyte है, और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ फॉलिक्यूलर सेल है, और इस फॉलिक्यूलर सेल को कह रहे हैं डिस्कस प्रोलीजेरियस, है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो ये सेकेंडरी oocyte का जो फॉलिक्यूलर सेल है, और जो आउटर कवरिंग बना रहा है जो फॉलिक्यूलर सेल, उसके बीच में भी सेल है, जो सेकेंडरी oocyte को एक फिक्स जगह प्रोवाइड कर रहा है, या फिक्स जगह पर जुड़े हुए हैं, उसको हम कहते हैं, इस सेल को जर्म हिल या क्यूमुलस ऊफोरस कहते हैं, है ना। इस तरीके से आपने देख लिया ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर आए थे। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, ये रप्चर कर जाता है। रप्चर का मतलब ये डैमेज हो जाता है, टूट जाता है ना। और टूटने से इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte था वो कहाँ चला आता है, बाहर, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बाहर आया, ये एक्चुअली है क्या, ये है सेकेंडरी oocyte, क्लियर। और ग्राफियन फॉलिकल को टूट कर सेकेंडरी oocyte को बाहर आना क्या कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं, इस इवेंट को ओव्यूलेशन, है ना। तो एक्चुअली अगर ओव्यूलेशन के डिफिनेशन को हम जाने तो हम ये कहते हैं कि रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवरी से ओवम को रिलीज होना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। बट रियलिटी क्या है, ओवम रिलीज नहीं होता है, रिलीज क्या होता है, सेकेंडरी oocyte, यानी कि वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही रिलीज हो जाता है ना। आगे क्या होता है हम डिटेल से जानेंगे इसको। इसके बाद देखिए, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, टूट गया, और टूटने के बाद क्या हुआ जी, टूटने के बाद ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया,
सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर आ गया। अब देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट होता है वो, कॉर्पस ल्यूटियम में। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तब तो ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर नहीं हुई तब वो और डिजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है और बदल जाता है कॉर्पस अल्बिकेंस में। ठीक है, तो ये तो देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आ रहा है ओवरी के अंदर, है ना। लेकिन इससे पहले हम एक चीज और इस यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये जो ओवरी है, ये ओवरी के जो इंटरनल पार्ट्स है, बाहर से तो आपने देख लिया इपिथेलियम है जो इसका प्रोडक्शन कर रहा है ना। अंदर का जो पार्ट है इसको दो रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरीके से हम किडनी का स्ट्रक्चर देखे थे, तो किडनी के स्ट्रक्चर में भी बाहर वाले पार्ट को हम क्या कह रहे थे, कॉर्टेक्स, और अंदर के पार्ट को क्या कह रहे थे, मेडुला। यहाँ पर भी सेम मामला है। अगर बाहर के पार्ट को देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स, और अंदर के पार्ट को क्या कहेंगे, मेडुला। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जो कॉर्टेक्स यानी कि बाहर का पार्ट है, इसमें क्या है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, और जो अंदर का पार्ट है मेडुला, इसमें क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है ना। तो इस तरीके से आपने देख लिया ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर। एक बार फिर से, बाहर से ये गिरा हुआ किसी से, एपिथेलियम से जो क्या बना रहा है, टुनिका अल्बुजिनिया, है ना। इसमें अलग अलग सेल के स्टेजेस हैं। सबसे पहले जब फीमेल बेबी यूटेरस के अंदर डेवलप हो रही थी, तो उसके ओवरी के अंदर मिलियन ऑफ ओगोनिया फाउंड हुआ था, जो बदल गया किसमें, प्रीमोर्डियल फॉलिकल में। और ये डोरमेंट है, मतलब इस सब में कोई चेंजिंग नहीं आते रहता, ये उसी अवस्था में पड़ा हुआ रहता है। बट इसमें से हर 28 डेज पर एक फॉलिकल एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद वो बदलता है किसमें, प्राइमरी फॉलिकल में, फिर बदलता है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में, इसके बाद बदलता है किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में, फिर बदलता है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, टूटता है, टूटने से क्या होता है, इससे सेकेंडरी oocyte बाहर आते हैं, है ना। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस इवेंट्स को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओवुलेशन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद टूटा हुआ पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, है ना। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका काम क्या है, थोड़ा सा ये समझना है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसी का काम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट करना, है ना। क्या सेक्रेट करना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट करना। किसका काम है, कॉर्पस ल्यूटियम का, है ना। अब एक चीज हमें समझना है कि कॉर्पस ल्यूटियम जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट करता है, तो सेक्रेट करने के लिए इसके पास कोई ट्यूब नहीं है, कोई डक्ट नहीं है सेक्रेशंस के लिए। इसलिए ये इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा काम करता है। ध्यान रहे, किस ग्लैंड के जैसा काम करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा काम करता है ना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्पस अल्बिकेंस में, है ना। अब देखिए ओवरी के काम को समझना है, फंक्शन को समझना है। पहला काम क्या है इसका, ओवम का फॉर्मेशन करना, क्लियर। अब ओवम का फॉर्मेशन करना, लेकिन यहाँ बना क्या है जी, सेकेंडरी oocyte, है ना। यही सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट होता है किसमें, ओवम में, जिसके बारे में हम और आगे डिटेल से जानेंगे कि कैसे वो होता है। तो फिलहाल आपने देख लिया कि ओवरी से सेकेंडरी oocyte या ओवम का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा काम इसका क्या था, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाना, है ना। तो एस्ट्रोजन हार्मोन इसका कौन सा पार्ट बनाता है, ये अभी हमने नहीं देखा। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है, ये क्लियर किया हमने, कौन बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कहां से आया, आप सबने देख लिया। अब देखिए, अब जानना है एस्ट्रोजन के बारे में। तो आप इसमें जो फॉलिक्यूलर सेल देख रहे हैं, या जो फॉलिकल देख रहे हैं, है ना, वही फॉलिकल किसका फॉर्मेशन करता है, एस्ट्रोजन का। तो आप जो ये फॉलिकल देख रहे हैं, इसका काम क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाना, है ना। तो ओवरी का सारा काम समझ में आया, ओवम कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये चीजें क्लियर हुआ। दूसरी चीजें, इसमें एस्ट्रोजन कौन बना रहा है, तो फॉलिक्यूलर सेल एस्ट्रोजन का सेक्रेशन कर रहा है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन कौन बना रहा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सेक्रेशन कर रहा है। इस तरीके से आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा है ना, और इसका फंक्शन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि इसके अलावा यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, और वो किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं ना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही।